दोस्तों, आज हम एक ऐसे जियोपॉलिटिकल दौर में जी रहे हैं जहां पर किसी भी देश की ताकत का अंदाजा सिर्फ उसके हथियारों के जखीरे से नहीं लगाया जा सकता, बल्कि ये बहुत हद तक निर्भर करता है कि उनका इंटेलिजेंस नेटवर्क कितना स्ट्रांग है। देश की सुरक्षा की बात हो, दुश्मन देश के बारे में जानकारी निकालना हो या विदेशी धरती पर किसी ऑपरेशन को अंजाम देना हो, ये डिपेंड करता है कि आपकी जासूसी एजेंसी की ताकत कितनी है। और सभी देशों की जासूसी एजेंसी को लेकर एक बार दुनिया की निगाहें फिर से जा टिकी है, क्योंकि हाल ही में जो ईरान के प्रेसिडेंट की एक हेलीकॉप्टर क्रैश में डेथ हुई है, तो सवाल उठ रहे हैं कि शायद एक देश की स्पाई एजेंसी के द्वारा इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। तो दोस्तों, ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं इब्राहिम रईस, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए एक हेलीकॉप्टर से जा रहे थे। इस बीच में हेलीकॉप्टर से संपर्क टूट जाता है, एक मिलिट्री सर्च टीम भेजी जाती है और बाद में कंफर्म किया जाता है कि इस हेलीकॉप्टर क्रैश में एक भी व्यक्ति ने सर्वाइव नहीं किया है और जो ईरान के प्रेसिडेंट हैं इब्राहिम रईस और वहां के जो फॉरेन मिनिस्टर है, इनकी यहाँ पर डेथ हो गई है। अगर हम इब्राहिम रईस के बारे में बात करें तो बहुत ही रूढ़िवादी नेचर का नेता इनको माना जाता था और ये ईरान में और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हमेशा विवादों से घिरे हुए रहे थे। दरअसल ईरान के अंदर जो है, ये भी बताया जा रहा है कि इनके हेलीकॉप्टर के क्रैश के बाद कुछ लोग तो सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। दरअसल कुछ टाइम पहले ईरान में बहुत बड़े लेवल के प्रोटेस्ट हुए थे और जहां पे बेसिकली सरकार की बहुत ज्यादा आलोचना की गई थी, लेकिन उन सारे विरोध को जो है बहुत ब्रूटली दफना दिया गया था। सिर्फ इतना ही नहीं, रईस के कार्यकाल में जो बेसिकली यूएस के साथ संबंध भी ईरान के काफी ज्यादा खराब हुए हैं और बकायदा वो एक यूरेनियम इनरिचमेंट प्रोग्राम की तरफ बढ़ चुके थे। यानी कि कुछ रिपोर्ट्स इस तरह के आते थे कि ईरान की तरफ से न्यूक्लियर पावर पर इतना ज्यादा इनरिचमेंट कर दिया गया है कि वो एक एटॉमिक बॉम्ब की तरफ जो है यहाँ पर बढ़ चुके हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, ईरान के ऊपर बहुत सारे यूनाइटेड नेशन एक्सपर्ट्स के द्वारा ये बेसिकली एक क्रिटिसिज्म भी किया जा रहा था कि वहां पर ह्यूमन राइट का बहुत ज्यादा वायलेशन हो रहा है और उनके द्वारा दरअसल लोगों को बिना ही किसी फेयर ट्रायल के एग्जीक्यूट किया जा रहा है। दरअसल जो रईस है, उनको एक हार्डलाइन स्टांस का नेता माना जाता है। मतलब 1988 में जब हजारों लोगों का एक मास एग्जीक्यूशन हुआ था, कहते हैं उसमें भी इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा था। और तो और अगर आप देखेंगे, हाल फिलहाल में जो इजराइल और ईरान का एक कोल्ड वॉर ओपन में आ गया है, खुली जंग की जो है हालत बन चुकी है, उसमें भी जो है रईस का एक बड़ा हाथ माना जा रहा है। तो देखिए, अगर आप देखेंगे तो घर के अंदर भी दुश्मन है और घर के बाहर भी दुश्मन है। अब सवाल उठता है कि ये जो क्रैश हुआ है, क्या ये सचमुच एक खराब मौसम की वजह से हुआ है या फिर इसके पीछे किसी का हाथ है। टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से एक रिपोर्ट आई है जिसमें आज ही ये बताया गया है कि दरअसल ईरानियन प्रेसिडेंट का जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, क्या इसके पीछे इजराइल के स्पाई एजेंसी मोसाद का हाथ है। क्योंकि मोसाद के पहले भी इस तरह के ऑपरेशंस हम जानते हैं जहां पर उन्होंने बड़ी ताकत के साथ जो है जो चाहा है वो अचीव किया है। उन्होंने दुनिया भर में अपने ऐसे ऑपरेशंस चलाए हैं कि जो इंटेलिजेंस एक आप कह सकते हैं ट्रेनिंग है, उसमें इनके इन ऑपरेशंस का बकायदा एग्जाम्पल भी दिया जाता है। तो देखिए, ईरान और इजराइल के संबंधों की बात करते हैं, ये कभी भी नॉर्मल नहीं थे और कहा जाता है जैसे यूएस और रशिया के बीच में कोल्ड वॉर था, एक वैसा ही कोल्ड वॉर जो है आपको इजराइल और ईरान के बीच में देखने के लिए मिलता है। ये आइडियोलॉजी का भी एक युद्ध है। तो हाल फिलहाल में आपको पता है, इजराइल की तरफ से बेसिकली ईरान के दमकश में एक जो है ड्रोन हमला किया गया था, एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन की डेथ भी हो गई थी। उसके बदले जो है कुछ टाइम के बाद ईरान की तरफ से बकायदा मिसाइल्स और ड्रोन को लेकर जो है इजराइल के ऊपर हमला किया गया था। माना जा रहा था कि अगर इजराइल यहाँ पे रिटेलिएट करता है तो बकायदा एक दूसरा युद्ध हमें देखने के लिए मिल जाएगा। गाजा और इजराइल के युद्ध को लगभग 7 महीने हो चुके हैं और माना जा रहा था कि जो गाजा के अंदर हमास है, उसको कहीं ना कहीं ये जो स्टेट प्लेयर्स है इनका एक सपोर्ट मिलता है, तभी वो इतने लंबे टाइम से जो है इजराइल के खिलाफ बेसिकली यहाँ पर स्टैंड कर पा रहे हैं।
तो आइए देखते हैं कि क्या बैड वेदर कंडीशन की वजह से ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है या फिर डोमेस्टिक या एक्सटर्नल कुछ ऐसे दुश्मन थे जिसकी कीमत यहाँ पे ईरान के प्रेसिडेंट को चुकानी पड़ी है। तो देखिए, अगर हम बात करें तो कुछ टाइम पहले एक न्यूज आई थी जिसमें ईरान ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया था कि इजराइल के मोसाद से लिंक्ड 4 लोगों को जो है उनकी तरफ से एग्जीक्यूट किया गया है। उनका कहना यह था कि एक वुमेन और 3 मेन ये सीधे सीधे मोसाद से लिंक थे और बेसिकली ईरान के खिलाफ एक कंट्रोवर्सी प्लान कर रहे थे और उनको वहां पे जो है एग्जीक्यूट किया गया था। इवन अगर आप देखेंगे, ईरान सीधे सीधे ये बताता है कि इजराइल की तरफ से हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम को लगातार जो है टारगेट किया जा रहा है। और एमनेस्टी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें यह बताया गया था कि ईरान में ना चाइना के बाद सबसे ज्यादा लोगों को एग्जीक्यूट किया जा रहा है और इसमें ज्यादातर वो लोग शामिल हैं जिनको लेकर ईरान का ये मानना है कि वो ईरान की सिक्योरिटी के बेसिकली खिलाफ हो सकते हैं, चाहे वो ईरान के ही लोग क्यों ना हो या फिर वो बाहर के ही लोग क्यों ना हो। अब यहाँ पे एक आर्टिकल आया था जिस आर्टिकल में बहुत सारे एग्जाम्पल्स देते हुए ये बताया गया है कि किस तरीके से जो इजरायली एजेंट है वो बहुत आसानी से, बहुत आराम से जो है ईरान के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं। बकायदा इन इजरायली एजेंट के द्वारा वहां पे लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, उनको इंटेरोग्रेट किया जा रहा है और बाद में जो है ईरान की तरफ से इन खबरों की कुछ पुष्टि की गई थी और कुछ का जो है खंडन किया गया था। अगर आप देखोगे 2009 से ही माना जाता है कि बहुत सारे ऑफिशियल्स जो कि आईआरजीसी ईरान की बहुत इंपॉर्टेंट एजेंसी इससे लिंक है, उनका जो असैसिनेशन है वो इजराइल की तरफ से प्लान किया जा रहा था। इवन इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि नवंबर 2020 में बेसिकली एक मोहसन थे, उनकी जो है एक किलिंग की गई थी और ये एक रोबोटिक मशीन गन के द्वारा की गई थी और कहा जा रहा है कि इसके पीछे भी जो है उनके दुश्मनों का ही हाथ था। इवन यहाँ पे आप देखोगे 2018 के आसपास मोसाद की तरफ से एक रेड डाली गई थी जो बेसिकली ईरान के कुछ आर्काइव्स थे न्यूक्लियर प्रोग्राम से रिलेटेड और वहां से लगभग आप देखोगे 55,000 पेज के कुछ डॉक्यूमेंट्स और लगभग 180 प्लस से ज्यादा सीडी जो है इजरायली ऑफिसर्स की तरफ से रिट्राइव की गई थी। मतलब जो एक ये कहा जाता है ईरान की तरफ से कि लगातार हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम को टारगेट बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें एक सच्चाई देखने को मिलती है। दोनों ही जो देश हैं वो एक दूसरे के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा चलाते रहे हैं और यहाँ पर जो इजराइल की मोसाद है उसका एक हमेशा अपर हैंड रहा है। इवन इस रिपोर्ट में भी ये बात बताई गई है कि बेसिकली डिस्पाइट ईरान की तरफ से कितना भी इन चीजों को लेकर क्रिटिसिज्म किया जाता हो, ईरान कभी भी उस बड़े पैमाने पे ऑपरेशंस नहीं कर पाया है कि वो यहाँ पर मोसाद को कुछ सिखा सके। तो अगर हम एक इतिहास को उठाकर देखें तो इजराइल का एज अ स्ट्रॉन्ग नेशन बनने की जो जर्नी रही है इसमें उनके स्पाई एजेंसी मोसाद का बहुत बड़ा हाथ रहा है। तो अब यहाँ से एज अ भारतीय हमारा ये पहला सवाल उठना चाहिए, जो भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी है वो कितनी ताकतवर है, उनको लेकर रिपोर्ट्स क्या कहते हैं। तो आइए अब थोड़ा सा भारत की रॉ की तरफ रुख करते हैं। बट इससे पहले अगर आप यूपीएससी एग्जाम के बारे में एक मेंटोरशिप चाहते हैं तो रवि सर के एक मेंटोरशिप प्रोग्राम में खुद को एनरोल कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिल जाएगा, वहां पर आप खुद को रजिस्टर कर सकते हैं। इट्स कंप्लीटली फ्री। सर की तरफ से आपको एक गाइडेंस देने के लिए इस सेशन को स्टार्ट किया गया है। अब रॉ की बात करते हैं। तो देखिए, एक रिपोर्ट आई थी जिसमें यह बताया गया था पिछले 10 सालों में, यानी कि जो मोदी प्रधानमंत्री मोदी का जो एक सत्ता का दौर रहा है, इस पिछले 10 सालों में जो रॉ है, राइट, रिसर्च एंड एनालिटिकल विंग, जो हमारे देश की एक बहुत ही आप कह सकते हैं पावरफुल इंटेलिजेंस एजेंसी है, इनको ना सिर्फ रिसोर्सेज बहुत ज्यादा मिली है बल्कि इनको ऑपरेशनल लैटिट्यूड भी ज्यादा मिला है। मतलब यानी कि आपको संसाधन भी ज्यादा दिए गए हैं और आपको ऑपरेशन करने के लिए फ्रीडम्स भी ज्यादा दी गई है। यहाँ पर बेसिकली बकायदा रिपोर्ट ये कहती है कि मोदी और जो अजीत डोवाल जी है, इनका जो एक कॉम्बिनेशन है, इसकी वजह से रॉ को बहुत ज्यादा इंप्रूव्ड जो है फंडिंग यहाँ पर मिली है।
और यहाँ पे ये भी बताया गया कि जो बेसिकली सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी है यूएस की और जो मोसाद है आपकी इजराइल की, इनके ही पैटर्न को फॉलो करते हुए जो रॉ के सीनियर ऑफिशियल्स हैं वो डायरेक्टली रिपोर्ट करते हैं हमारी ही कंट्री के टॉप लीडर्स को। और अगर हम कुछ बहुत ही पावरफुल और वेल नोन ऑपरेशंस की बात करें जो रॉ की तरफ से परफॉर्म किए गए हैं, तो उसमें बांग्लादेश वाला एक ऑपरेशन था 1971 का, और इसके अलावा हमारा जो खुद का न्यूक्लियर प्रोग्राम था। ये दो बहुत बड़ी अचीवमेंट्स मानी जाती हैं हमारे रॉ की। अब इसके जो पहले बेसिकली चेयरपर्सन रहे थे वो थे आरएन काओ, और इनके बारे में कहा जाता था कि ये मीडिया से हमेशा दूर रहते थे और फोटोग्राफ इनकी कोई ले ले तो इस बात को ये हेट करते थे। बहुत ही सोफिस्टिकेटेड, बहुत ही विजनरी जो है इनको कहा जाता है। हाल ही में इनकी एक बुक भी बेसिकली इनको लेकर एक बुक भी रिलीज हुई थी, अगर आप चाहें तो इस बुक को भी पढ़ सकते हैं। तो भारत के अंदर बेसिकली 3 इंपॉर्टेंट एजेंसीज हमें देखने के लिए मिलती हैं। पहली है रॉ अनुसंधान और विश्लेषण विंग, 1968 में इसको बनाया गया था। भारत और चीन वॉर में जिस तरह से हमें मुंह की खानी पड़ी थी, उसके बाद ये जरूरी था कि अंतरराष्ट्रीय खुफिया मामलों को संभालने के लिए एक डेडिकेटेड एजेंसी होनी चाहिए। और इंदिरा गांधी जी के द्वारा जो है आरएन काओ के निर्देशन में रॉ को जो है यहाँ पर बनाया गया था। अगर आप देखेंगे तो सालों से भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति में रॉ का एक बहुत बड़ा हाथ रहा है। बाकायदे से रिपोर्ट्स आपको देखने के लिए मिलेंगी जो ये कहती है कि दरअसल भारत की फॉरेन पॉलिसी के अंदर जो रॉ के सुप्रीम लीडर्स होते हैं उनका एक बहुत बड़ा रोल होता है। तो 1971 में चाहे बांग्लादेश का निर्माण करना हो, 1975 में सिक्किम का भारत में विलय हो, या फिर 1980 में अफगानिस्तान की सुरक्षा एजेंसी और सोवियत संघ की सुरक्षा एजेंसी केजीबी के साथ मिलकर एक ऑपरेशंस का संचालन करना हो, और 1998 का पोखरण यानी कि स्माइलिंग बुद्धा ऑपरेशन जिसको एपीजे अब्दुल कलाम जी के द्वारा लीड किया गया था। और इसके अलावा 1977 में पाकिस्तान के परमाणु ऑपरेशन के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने के लिए काहुटा ऑपरेशन, ये कुछ ऐसे बेसिकली आप कह सकते हैं डायमंड्स हैं जो रॉ के अपने एक आप कह सकते हैं मुकुट के अंदर सजे हुए हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट एजेंसी है आईबी, इंटेलिजेंस ब्यूरो। ये एक आंतरिक खुफिया एजेंसी है जो भारत के भीतर जानकारी इकट्ठा करने के लिए बेसिकली बनाई गई थी। 1968 तक जो आईबी है वो बाहर के खुफिया मामलों को भी संभालता था, लेकिन बाद में जो है इनको सेपरेट कर दिया गया। हिम्मत सिंह जी समिति की सिफारिश पर इसको जो है बनाया गया था। गृह मंत्रालय के कंट्रोल के अंदर आईबी जो है काम करता है। एंड थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। 1998 में एबी वाजपेयी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी सरकार द्वारा इसकी जो है एक गठन किया गया था, और जो ब्रजेश मिश्रा जी थे वो हमारे पहले राष्ट्रीय सलाहकार जो है यहाँ पर बने थे। ये हमारी एक सुरक्षा को लेकर सर्वोच्च एजेंसी है जो बाहरी और भीतरी दोनों मामलों को देखती है, पारंपरिक या गैर पारंपरिक रक्षा के मामलों को देखती है, और बेसिकली अर्थव्यवस्था, आतंकवाद और यहाँ तक कि अंतरिक्ष से संबंधित मुद्दे भी जो है एनएससी के पास रहते हैं। इसको नेतृत्व करते हैं प्रधानमंत्री और इसके सचिव होते हैं एनएसए यानी कि हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आज के टाइम पर भारत के एनएसए कौन है। तो ये एक ढांचा जो है भारत की सिक्योरिटी एजेंसी का देखने के लिए मिलता है, और बकायदा रॉ के कुछ ऑपरेशंस को लेकर जिस तरह की कंट्रोवर्सी हमें हाल फिलहाल के टाइम में दिखाई दी है, जिस तरीके से कुछ कंट्रीज का ये कहना है कि उनके देश में आकर रॉ की तरफ से कुछ ऑपरेशंस जो है बेसिकली चलाए गए हैं, ये दर्शाता है कि भारत अब सॉफ्ट पावर से हार्ड पावर की तरफ जो है एक सफर अपना शुरू कर चुका है। क्योंकि आज के जियोपॉलिटिकल दौर में जब तक आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, इंटेलिजेंस नहीं है, तब तक आप एक पैर भी आगे नहीं रख सकते हो। और हमारी कंट्री में जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी है वो आप कह सकते हैं हमारी नेशनल सिक्योरिटी का एक आधार है। दिस इज ऑल अबाउट माई साइड। हालांकि टाइम्स ऑफ इंडिया की जो रिपोर्ट है इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती, बस उनकी तरफ से एक रिपोर्ट दी गई थी, कुछ लोगों की तरफ से ऐसा कहा जा रहा है। इस तरह के मामलों पर एब्सोल्यूट तरीके से कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। ये एक आप जो है क्वेश्चन के साथ इसको देखिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल प्राची मैम टेक्स्ट बुक पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। मेंटरशिप प्रोग्राम के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को फिल करना मत भूलिएगा, और गर्व से कहिए जय हिंद।